बॉर्डर पर जो सेना है वो बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन जो लोग घर में हैं क्या नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी है। सीआईडी, एटीएस की टीम, इन सभी ने मिलकर कितने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इसका अंदाजा आकलन शायद नहीं हो पाएगा। 100 में 99 बार सफल होंगी और एक बार फेल होंगी। भकोसते हुए पूछते हैं, अरे देश की सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है, अरे सब फेल हो गया, अरे फलाना इस्तीफा दे दो। इस देश में आतंकवादी को भी बचाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, लोग छोड़िए नेता खड़े हो जाते हैं। जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बकवास बंद करो, अपनी घटिया जबान से घटिया बातें लिखना बोलना बंद कर दो। सिस्टम का मारा है, गरीबी का मारा है, दिमागी फितूर है, ये दिमागी बीमारी है, मानसिक रोग है ये। दर्शकों, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें, ये जो आम लोग होते हैं, मतलब हमारे आपके जैसे लोग जो खाते कमाते घर चले जाते हैं, अपने परिवार के बीच बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, ये थोड़े से एहसान फरामोश होते हैं। एहसान फरामोश इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग ना थैंक यू बोलना नहीं जानते। हमें लेकिन अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सामने टेलीविजन देखते हुए, न्यूज़ चैनल देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। यह पूछना गया देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली का धमाका इतना बड़ा कैसे आ गया, हो गया, माफ करिए, पहलगाम कैसे हो गया। दर्शकों, हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब तक कोई घटना होती है, ऐसा संभव है कि उस घटना के होने से पहले इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ना जाने वैसी ही घटनाएं या उससे भी बड़ी घटनाओं को फेल कर चुकी होती हैं, लेकिन वो किस्से कहानियां हम आप तक नहीं आते, तो हम आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दूसरा, हम आम लोगों को यह भी लगता है कि जो चीज अखबार में नहीं छपती है, जो चीज टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता है, वो वास्तविकता के साथ उसका कोई नाता है भी नहीं। आप जहां भी हैं, अपने ड्राइंग हॉल में हैं, बेडरूम में हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं, जहां भी हैं, इस ऑफिसर जीवी संदीप को सलाम करिए, थैंक यू कहिए, इस पर गर्व करिए, क्योंकि यही वो पहला आदमी है, यही वो पहला ऑफिसर है जिसने ये जो इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल आया सामने, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम देने का प्रयास था, वो अगर इस आदमी के इंस्टिंक्ट ने, वो जो कहते हैं ना कि अंदर की आवाज, अंतर आत्मा की आवाज, कोई और ऑफिसर होता, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं कि लोग आया गया समझ के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जीवी संदीप ने वो चीज नहीं छोड़ी। एक छोटी सी चीज इस देश को इतने बड़े मंसूबे कह लें या इतने बड़े आतंकवादी वारदात से बचा लेती है, जिसका हमें आपको अंदाजा नहीं है। कहानी सिलसिलेवार रूप से समझेंगे। जीवी संदीप अभी श्रीनगर के एसएसपी हैं। अक्टूबर के महीने में इनके इलाके में एक पोस्टर दिखा, पोस्टर की कहानी आपने सुनी होगी। यही वो पोस्टर है, साधारण सा दिखने वाला पोस्टर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जैश ए मोहम्मद और इसके साथ कुछ मैसेज लिखा हुआ है। इस तरह के पोस्टर कश्मीर के कुछ गांवों में चिपकाए गए, जिस पर नजर पड़ी वहां के एसएसपी संदीप साहब की। जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने आम किसी पोस्टर की तरह इसको नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि जीवी संदीप वो व्यक्ति है जो ऑपरेशन महादेव, आपको याद होगा, पहलगाम के वो 3 हमलावर जो नहीं मिल रहे थे, उस ऑपरेशन महादेव में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद, उस पूरे ऑपरेशन में जीवी संदीप भी शामिल थे। जीवी संदीप ने जब इसको खंगालना शुरू किया कि भाई ये पोस्टर मेरे इलाके में चिपके कैसे, और जब इन्होंने इसकी सर्विलांस करनी शुरू की, सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया, तब इनको कुछ लोग दिखे। उन लोगों में कुछ वो लोग थे जिनका इतिहास पत्थरबाजी का रहा है। इन्होंने उन पत्थरबाजों को उठाया। जब उन पत्थरबाजों को उठाया, फिर धीरे धीरे कहानी सामने आने लगी, और फिर पहले व्यक्ति का नाम आता है, जिस व्यक्ति को आपने डॉक्टर अदील रहबर करके सुना होगा। वो आदमी जिसके लॉकर से कश्मीर के अंदर AK-56 मिलता है, वो आदमी जिसके ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी और एटीएस मिलकर सहारनपुर से इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद इस व्यक्ति ने जो जानकारी दिया, दूसरी तरफ एक और गिरफ्तारी होती है
डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है। और इसी की शिनाख्त पर एक और जो हमारी एटीएस है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, एक और आदमी को बहुत तेजी से खोजने लगती हैं, जिस आदमी का नाम है डॉक्टर उमर। जब फरीदाबाद में 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिलने की बात आई, उसी समय से जो जानकारी लगातार आने लगी, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो आगे चलकर अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा करीब 3000 किलोग्राम हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं नहीं रुकी, उनको एक नाम की तलाश थी। वो नाम था डॉक्टर उमर। वो नाम जिस पर यह काम था, जो आगे इसी जो फरीदाबाद मॉड्यूल है इसी से जुड़ा हुआ था, जो नहीं मिल रहा था। और फिर उसी दिन 10 नवंबर का दिन, यानी जिस दिन फरीदाबाद के अंदर हजारों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिल रहा था, उसी दिन पुलिस को एक और आदमी की तलाश थी। देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को एक और आदमी की तलाश थी, जिसका नाम था डॉक्टर उमर। लेकिन शाम को 6:54 पर दिल्ली के लाल किला इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में बाद में जानकारी ये आती है कि डॉक्टर उमर विस्फोटक के साथ उस गाड़ी को उड़ा लेता है। लेकिन इसी फहरिस्त में एक और लेडी की गिरफ्तारी होती है, डॉक्टर शाहीन, जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से होती है। इसकी कार में AK-47 रखा मिलता है, और यह जानकारी ये देती है कि अमोनियम नाइट्रेट हम, यानी ये जो पूरा का पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल है, ये करीब फरीदाबाद के अंदर 2 साल से जमा कर रहे थे। 2 साल से, आप समझिएगा। और इनका मकसद ये था कि 6 दिसंबर ये बाबरी विवादित ढांचे का बदला लेना चाहते थे। इनके मुताबिक इनका कहना था कि ये बाबरी का बदला लेने वाले हैं, और ये 6 दिसंबर की कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें देश के अलग अलग शहरों में, वो चाहे मथुरा हो, बनारस हो, अयोध्या हो, दिल्ली हो, बंबई हो, बड़े शहरों में बड़ी घटना, बड़ी वारदात को अंजाम देने का इनका मकसद था। 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का मतलब यह होता है दोस्त कि पुलवामा के हमले में 80 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल हुआ था। 80 किलोग्राम। और एक और बात समझिएगा कि 1000 किलोग्राम RDX जो काम करेगा, उसी काम को करने के लिए 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ेगी, और उतनी ही तबाही होगी अगर एक साथ इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट जो है इस्तेमाल कर दिया गया, तो 500 मीटर की दूरी में कुछ नहीं बचेगा। 500 मीटर की दूरी में कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी बड़ी तबाही उस विस्फोटक से की जा सकती है। यह टेरर मॉड्यूल जो फरीदाबाद में एक्सपोज्ड हुआ, वो उसी ऑफिसर ने अगर उस पोस्टर को देखकर आगे कहानी नहीं बढ़ाई होती, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा ATS या फिर उत्तर प्रदेश की ATS, दिल्ली ATS मिलकर के वो नहीं कर पाती, क्योंकि कहानी उस पोस्टर से शुरू हुई। फिर आइए दूसरी तरफ, जो लोग सवाल उठाते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही, देश की रॉ, देश की IB, देश का खुफिया विभाग, देश की पुलिस, देश की सेना कर क्या रही, उनके लिए वो कहानी जाननी जरूरी है। ये 3 लोगों को जो आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति चीन से पढ़ के आया हुआ है, ये भी डॉक्टर है, और ये सब के सभी डॉक्टर हैं, और सबकी जो कमाई है, जो मंथली इनकम है, वो 2 लाख से 5 लाख तक की कमाई है। कोई गरीब नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये व्यक्ति चीन से आया है, और चीन से आने के बाद इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इस देश में हजारों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला दी जाए। जी हाँ, यह व्यक्ति एक ऐसा जहर बना रहा था जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा पावरफुल, ज्यादा खतरनाक हो। यह एक ऐसा जहर बना रहा था जो जहर दुनिया में 2 ही बार बना है, एक बार अमेरिका में और एक बार शायद कहीं पुर्तगाल में किसी ने बनाने की कोशिश की थी। बेहद पेचीदा काम है उस पॉइजन को बनाना। अरंडी के तेल से वो बनता है। अरंडी हमारे यहाँ अंडी बोला जाता है बिहार में। उसी के तेल से उसको प्रोसेस करना बेहद मुश्किल काम है। यह व्यक्ति राइसिन बनाने के प्रयास में था। राइसिन एक ऐसा पॉइजन कि उसकी 100 ग्राम की मात्रा, 100 ग्राम की मात्रा हजारों लोगों को
मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। आप समझिएगा, इस व्यक्ति के पास ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों में पाकिस्तान से जो ड्रोन हैं उनके जरिए हथियारों की सप्लाई ली, बाद में इनके पास से जो बरामद हुआ है वो बरामद हुआ है अरंडी का तेल करीब 4 किलोलीटर के आसपास। उससे ये राइजिन पॉइजन बनाने की कोशिश में थे और इनका मकसद ये था कि देश की बड़ी फूड मार्केट्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए, वहां जाकर उस पॉइजन को मिला दिया जाए, वो चाहे आपके खाने में हो, आपकी सब्जियों में हो, देश की पाइपलाइंस में हो। इसका इस्तेमाल थोड़े से के लिए किया जाना था और भयावहता का अंदाजा हमारे आपको लगाने से मुश्किल है। मैंने आपसे कहा कि राइजिन की मात्रा एक चावल के दाने जैसी मात्रा, उतना राइजिन हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। और ये सब के सब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, इसके अलावा ये सब के सब डॉक्टर हैं। ये चाह रहे थे कि देश में किसी भी तरह 3000 किलोग्राम जो हमने विस्फोटक जमा किया है वो देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचे। इवन इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लड़कों को रिक्रूट भी किया था। आपको पता है सहारनपुर, शामली, कानपुर से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश से लोगों को रिक्रूट इसीलिए किया गया था कि अगर अयोध्या किसी को जाना है, अगर किसी को बनारस जाना है, अगर किसी को मथुरा जाना है तो फोन का इस्तेमाल ना करना पड़े, लोग उस जगह से परिचित हों और वो सीधे सीधे चले जाएं। ये वाले जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो राइजिन पॉइजन बना रहे थे, जिस मॉड्यूल को ब्रस्ट किया गुजरात एटीएस ने, गुजरात एटीएस के मुताबिक ये लोग दिल्ली, लखनऊ इन मार्केट्स को घूम के गए, दिल्ली की आजादपुर मंडी घूम के गए, आजादपुर मंडी एपीएमसी घूम के गए, इसीलिए कि अगर दिल्ली का आजादपुर मंडी ये कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और वहां पॉइजनिंग कर दी जाती है वहां के अनाज में, वहां की सब्जियों में, तो फिर आप क्या कहूं कि समझ नहीं पाएंगे, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इसकी भयावहता का। एक ऐसा केमिकल अटैक जो एक साथ इस देश में 50,000 लोगों की जान ले सकने की काबिलियत रखता है, इतना बड़ा पॉइजन अटैक। और इस देश में जब तरह तरह के आतंकी पकड़े गए हैं, जिसमें ये लेडी तरह तरह की जानकारियां दे रही है, बता रही है। एक फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सब लोग जुड़े हुए हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अल्फला नाम की वो यूनिवर्सिटी है, वहीं पर सब लोग जुड़े हुए हैं। और इन सब का सपना केवल ये था कि भारत को खून के आंसू रुलाना है। जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ी हुई ये महिला भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग पर काम कर रही थी और ये महिला डायरेक्ट कांटेक्ट में थी अजहर मसूद की बहन के साथ। और अजहर मसूद की बहन ने ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट इसे आज से 2 साल पहले दिया था। ये लोग कई बार टर्की जा चुके हैं, टर्की से ये लोग लगातार चीजें सीख कर आए हैं और वहीं पर इनका ब्रेन वॉश हुआ है और फिर आकर ये भारत में उस ऑपरेशन को अंजाम देने में लग गए। अब आइए एक और कहानी पर। आतंकवादी होता है, लेकिन इस देश में आतंकवादी को भी बचाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, लोग छोड़िए नेता खड़े हो जाते हैं। जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अबू आजमी को आपने सुन लिया। अबू आजमी कह रहे हैं कि गुर्बत में, गरीबी में, सिस्टम से हार कर लोग आतंकवादी बन जाते हैं। उसी तरह का कुछ ज्ञान पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्व इकोनॉमिस्ट, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट पी चिदम्बरम दे रहे हैं। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मैंने तो पहले भी कहा था 2 तरह के टेररिस्ट होते हैं, एक फॉरेन ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटेड जो होते हैं वो, एक होम ग्रोन टेररिस्ट होते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन इसी ज्ञान पर, नेताजी की इसी ज्ञान पर कश्मीर के एक आईपीएस ने जवाब दिया, बोला नेताजी साफ शब्दों में समझें, जो डायरेक्ट बोलना चाह रहे थे, जो नहीं बोल पाए, वो ये कि नेताजी बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, अपनी घटिया जबान से घटिया बातें लिखना बोलना बंद कर दो। ये देश अब समझ चुका है। और कश्मीर में तैनात एक एसपी हैं प्रणव महाजन, उन्होंने लिखा कि सर बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, माफ करिएगा, इन आतंकवादियों के साथ कोई सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। और जहां तक भारत का सवाल है,
कोई भी आतंकी हमला होता है तो हम अपने आप एक गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि ये सिस्टम का मारा है, गरीबी का मारा है, पैसों की कमी, भूखमरी की वजह से आतंकवादी बन गया। ये साफ कह रहे हैं प्रमोद महाजन जी, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पुलिस वाले हैं। कहा लादेन कौन सा पैसों का मारा हुआ था? ब्रिटेन से लेकर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स तक का उदाहरण दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि लादेन टू लंदन एंड ब्रुसेल्स अटैकर्स, they were not victims of poverty or neglect, they were victims of poisonous ideology and blind religious indoctrination। बोला दिमागी फितूर है ये, दिमागी बीमारी है, मानसिक रोग है ये। कोई नेग्लेक्ट नहीं किया, किसी सोसाइटी ने इनको जो है जूते नहीं मारे हैं। ये बीमारी से ग्रसित लोग हैं और एक मानसिक रोग है जो रिलीजियस भी है। इतना ही नहीं, प्रणव महाजन ने पी चिदम्बरम साहब को आगे ये लिखा है, क्लियरली एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कांट गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। आपके पास पैसा है, आपको समाज में सम्मान मिल रहा है, आपके पास सब कुछ है, आपको सब लोग प्यार भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि आप रेडिकलाइज नहीं हो सकते। यही बात वो कह रहे हैं जो अबू आजमी जैसे नेता या पी चिदम्बरम जैसे लोग बार बार ये देश के सामने बताने की कोशिश करते हैं कि अरे पीड़ित था, अरे गरीब था, उसका बाप हेडमास्टर था, अरे पढ़ने में बड़ा अच्छा था, अरे राह भटक, कुछ राह नहीं भटक गया, इनका दिमाग खराब हो गया। ये मानसिक बीमार लोग हैं और इनको रेडिकलाइज किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इस सब के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथ है, इस सब के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथ है। अब हम आते हैं अपने वीडियो के आखिरी हिस्से में, जहां लोग ये जानना समझना अपने घर में बैठ के कहते हैं कुछ नहीं किया। क्या कर रही थी सिक्योरिटी एजेंसीज, क्या कर रहे थे पुलिस वाले, ये फौजी किस लिए हैं बॉर्डर पर? बॉर्डर पर जो सेना है वो बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन जो लोग घर में हैं, जो हमारे घर में हैं, हमारे पड़ोस में हैं, हमारे मोहल्लों में हैं, हमारे गांव में हैं, हमारे शहरों में हैं, दिन रात हमारे ही साथ उठते बैठते खाते पीते रहते हैं, उनसे कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? मैंने आपसे कहा कि इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 में 100 परफॉर्म करना पड़ता है, 100 में 100 बार सफल होना पड़ता है, तब जाकर देश सुरक्षित और आसानी से और सुख से जो है नींद ले पाता है। नहीं तो देश की सिक्योरिटी एजेंसी 100 में 99 बार सफल होंगी और एक बार फेल होंगी तो दिल्ली जैसा कोई ब्लास्ट हो जाएगा और हम आप घर में बैठ के कुर्सी पे बैठ के खाना पीना खाते भकोसते हुए पूछते हैं अरे देश की सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है, अरे सब फेल हो गया, अरे फलाना इस्तीफा दे दो। पिछले 8 दिनों में, जब 10 नवंबर को दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, पिछले 8 दिनों में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने क्या क्या किया है उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। पिछले 1 महीने में कम से कम 8 बार देश में बड़ी आतंकी घटनाओं को इस देश के सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। वो चाहे 9 अक्टूबर को पंजाब पुलिस की बात करें या फिर 15 अक्टूबर को फिर से पंजाब पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म नारकोटिक्स जो स्मगलिंग का आरोप था उसको रोका। फिर आंध्र प्रदेश आइए 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को आईसिस के मॉड्यूल को खत्म किया गया। उसके बाद आते हैं 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र एटीएस के एक्शन पर, फिर 7 नवंबर को जो तहरीके तालिबान का क्लेरिक था जो अरेस्ट किया गया राजस्थान से, 9 नवंबर को 3 आईसिस टेररिस्ट अरेस्ट हुए गुजरात में जो प्लान कर रहे थे देश में केमिकल अटैक के लिए, और 10 तारीख को 2900 केजी एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। दर्शकों, इस देश में एक साथ 50,000 लोगों को मार देने का प्लान था और देश की सुरक्षा एजेंसियां 1 नवंबर से 10 नवंबर तक कितना भागी हैं, कितना दौड़ी हैं, कितनी परेशान हुई हैं, इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते और शायद इसका ब्यौरा कभी आएगा भी नहीं। अलग अलग स्टेट की पुलिस, अलग अलग स्टेट्स की इंफॉर्मेशन ब्यूरोज, अलग अलग स्टेट की सीआईडी, एटीएस की टीम, इन सभी ने मिलकर कितने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है इसका अंदाजा आकलन शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में बम ब्लास्ट जो हो गया वो चूंकि हमारी आंखों के सामने है, तो जो नहीं हुआ हम उसका आकलन ही नहीं कर पा रहे। मैं आपसे कह रहा हूं
कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला प्लान था और उसको इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने विफल कर दिया। दुनिया की नजरें आप पर हैं, दुनिया की नजरें आप पर इसीलिए हैं क्योंकि दुनिया को आप चुभने लगे हैं। आपकी बढ़ती हुई आर्थिक गति, आपकी बढ़ती हुई सैन्य ताकत दुनिया को चुभने लगी है। आपका दुनिया की आंखों में आंख डालकर मना कर देना दुनिया को चुभने लगा है। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं और यही कारण है कि इस तरह की 50 तरह की चीजें प्लान करनी पड़ रही हैं। पिछले 10 दिनों में 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने क्या क्या किया है उसका आकलन शायद कभी हो पाए या न हो पाए, लेकिन दर्शकों ये बात जरूर है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, वो चाहे एटीएस की टीम हो, वो चाहे आईबी हो, वो चाहे रॉ हो, जो भी लोग थे उनके नाम, उनके पते, उनकी जानकारी शायद आप तक कभी नहीं आ पाएगी, लेकिन आप यकीन करिए वो समय से आगे चले हैं, वो समय से आगे चले हैं। उन्होंने हर उस व्यक्ति को पकड़ा जिसका सपना यह था कि वो इस देश की हवा, इस देश का पानी, इस देश का अनाज, इस देश की सब्जी को दूषित करना चाहता था। और हम आप जब ये ज्ञान मैं दे रहा हूं और आप कहीं बैठकर ले रहे होंगे तो उम्मीद करिए ये जो ज्ञान आप लोग घर में बैठकर दे देते हैं कि क्या किया सिक्योरिटी एजेंसी ने, तो इतने लाशों में हो सकता है कि हमारे आपके परिवार के भी लोग होते अगर इस देश में केमिकल अटैक को अंजाम दे दिया जाता, अगर इस देश के अलग अलग शहरों में ये 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पहुंच गया होता। भारत पर केमिकल अटैक, आतंकी अटैक, इन सब का प्लान एक साथ बना दिया गया। और आपको पता है कि इस देश में पॉलिटिकली क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश के बहुत सारे अननोन वॉरियर्स हैं जो हमारे आपके लिए, इस देश के लिए पिछले 10-20 दिनों में इतना भागे हैं, इतना थके हैं, इतनी मेहनत की है, जिसकी जानकारी, जिसके बारे में कभी कोई फिल्म, कभी कोई सीरियल शायद बन सके ना बन सके, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व दिया है, अपना सब कुछ झोंक दिया कि इस देश को किसी भी तरह से उनको बचाना है, इस देश के आम लोगों को बचाना है। वो आम लोग जो इतने, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इतने एहसानमंद, एहसान फरामोश होते हैं कि एक थैंक यू तक नहीं कहते। और इसी बच बचाव में जब 3000 किलोग्राम फरीदाबाद में वो विस्फोटक पकड़ लिया गया, एक आतंकी किसी भी तरह से वहां से बच करके निकल गया, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसियां समय से तो आगे जा रही थी लेकिन नियति से आगे नहीं जा सकी। एक आतंकी उनसे बचकर निकलता है और दिल्ली की भीड़ में आता है और ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। ये 13 लोग जो आपकी, हमारी नजरों में बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये यकीन करें ये 13 अगर नहीं होते तो हो सकता है कि देश में एक ऐसी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता जहां हजारों लाशें, हर घर से लाश हो सकती थी, शायद हमारे आपके परिवार से भी। इसीलिए जब अगली बार देश के सुरक्षा तंत्र, सिक्योरिटी एजेंसीज और देश के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर बात करने की आप सोचें तो एक बार उम्मीद कर लीजिएगा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को, यह सामान्य मैथ है दोस्त, देश की सुरक्षा एजेंसियों को बार बार सफल होना पड़ता है। रिजल्ट 100% नहीं रहेगा तो दिल्ली हो जाएगा, पहलगाम हो जाएगा, लेकिन आतंकी संगठनों को केवल एक बार सफल होना पड़ता है और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हम आप ये पूछने लगते हैं कि देश की सुरक्षा एजेंसी में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें वहां बैठे लोग भी हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनके दिल में भी इमोशन होता है। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम इतना सब कुछ झोंक कर देश को बचाने में लगा हो और तब देश का आम नागरिक जो बचा रहा है उसी से ये पूछे कि तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो, तुम करते क्या हो, तो आप सोचिएगा कि वहां बैठकर उसे क्या महसूस होता होगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।